वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कर लेंगे। वैसे आज वीडियो बड़ी मुश्किल से मिली है, आपको मिल नहीं पाती आपको, क्योंकि मुझे दोपहर में कॉलेज जाना पड़ गया था स्कूल के बाद ही, और उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, बहुत अभी थक चुका हूँ। और ये है कि वीडियो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं से कुछ तो हम दें, तो इस वजह से अभी 2 थ्योरम से आप काम चलाओ। इन 2 थ्योरम को अच्छे से कर लो, इन 2 में से एक थ्योरम के आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक बच्चे की और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है, वो कन्फ्यूज़ हैं अभी भी, कि उन्हें ये लग रहा था कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमसे 6 सब्जेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स बनवाए गए हैं, तो 20 मार्क्स के जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, तो उसके हिसाब से 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर आना चाहिए था, लेकिन संस्कृत का पेपर 100 मार्क्स का आया है। तो ऐसा कैसे है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेपर आपका 100 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन उसके 80% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और उसके अलावा 20% मार्क्स जो हैं वो स्कूल में जो प्रोजेक्ट दिया है इंटरनल मार्क्स जोड़े जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को 100 में से 60 मार्क्स आते हैं संस्कृत में, तो 60 मार्क्स जो संस्कृत में आते हैं, अगर उसका हम 80% निकालें, तो आएगा 48। तो 48 मार्क्स उसके कहलाएंगे थ्योरी एग्ज़ाम में, और उसको एग्ज़ाम में और स्कूल में से 20 में से उसको मान लीजिए 15 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो 48 में 15 प्लस कर दो, तो यहाँ पर उसके 63 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स से ही आएगा, 80 का नहीं आएगा। तो मैथ्स में किसी बच्चे को मान लीजिए कि 70 मार्क्स आ गए, तो उसके 100 में से 70 आए हैं, तो उसके 80% मार्क्स निकालते हैं हम, कितने होते हैं? 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 7 8 56 मार्क्स उसके 80% मार्क्स होते हैं। और उसको मान लो कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रोजेक्ट में उसको मार्क्स मिल गए 20 में से 18, तो 56 + 18, तो उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे? यहाँ पर 74 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी मार्किंग होगी। अब ऐसा क्यों है, आपको अभी भी कन्फ्यूज़न होगा कि जब 80 मार्क्स ही जोड़ने थे, 80% मार्क्स ही जोड़ने थे, तो 100 मार्क्स का पेपर क्यों दे रहे हैं एमपी बोर्ड वाले? उसकी क्या वजह है? तो उसकी ख़ास वजह ये है, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 100 मार्क्स के पेपर होंगे, वो साइंस का पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का आएगा, सारे के सारे 100 मार्क्स के आएंगे बचे हुए जो पेपर है, थ्योरी पेपर्स। अब ये 100 मार्क्स के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में बच्चों, हम लोगों के साथ में, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोगों के साथ में प्राइवेट स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम देते हैं, जिन्होंने किसी स्कूल से फॉर्म नहीं भरा होता है, डायरेक्टली फॉर्म भरा होता है प्राइवेट बच्चे। तो प्राइवेट बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं बनवाया जाता है, तो इसलिए उनको जो 100 में से मार्क्स आएंगे वही उनके फाइनल मार्क्स होंगे। 100 में से जो उनको मार्क्स आएंगे वही फाइनल मार्क्स होंगे। प्रोजेक्ट के मार्क्स, क्योंकि किसी स्कूल से वो ज्वाइन नहीं है, इस वजह से प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। इस वजह से वो 100 मार्क्स का पेपर देंगे। और जहाँ तक सवाल है साइंस का 80 मार्क्स का, तो साइंस में जो है प्रैक्टिकल प्राइवेट वालों के भी होते हैं और अभी तक होते हुए आए हैं, इसलिए साइंस का आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा और बाकी सारे पेपर 100 मार्क्स से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारी थेल्स थ्योरम है उसको समझना है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बता देता हूँ थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन अगर पैरेलल हम एक साइड ऑफ ट्राइंगल के बनाते हैं, विच टचेस अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि 2 साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करती है, देन इट डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स, 2 साइड्स, इट डिवाइड्स अदर 2 साइड्स इन सेम रेशो, सेम रेशो में उन साइड्स को वो डिवाइड करेगी। ये उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं लिखूंगा, गिवन क्या दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब, वो सब चीज़ें आपको करना है, हमें वक्त बचाने के लिए जल्दी से इसको जो है करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में अपने को क्या करना है, 4 चीज़ें बनानी है। सबसे पहले तो एक लाइन हमें डी से बनानी है, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, उसको हम पी नाम दे देते हैं। ई से भी एक लाइन बनानी जो कि परपेंडिकुलर हो, उसको क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। और डी से सी तक एक लाइन ज्वाइन करनी है अपने को, और बी से एफ तक एक लाइन ज्वाइन करनी है। अब एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख के आपको लिखना पड़ेगा, ज्वाइन डी सी ई बी, ज्वाइन डी सी ई बी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्यू बी
टू लाइन ए बी लाइन के EQ लाइन हमने परपेंडिकुलर बनाई है और DP लाइन AC लाइन के परपेंडिकुलर हमने बनाई है। ठीक है, तो ये आपको लिखना, जो किया है वो लिखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कोई ऐसा रटने वाला काम नहीं है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ। प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रूफ हमें करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसको DB BD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, DB लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है कि लाइन हमने ड्रॉ करी है, पैरेलल है, तो ये दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये होता है मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले जो हम ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे ADE वाला ट्राइंगल लेंगे हम। ठीक है, तो ADE वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ तो हम लिख देते हैं। ADE ट्राइंगल में बेस क्या है, ADE ट्राइंगल जो है उसमें अभी हम बेस मान रहे हैं AE को। इसको मान रहे हैं, इसको मान लेते हैं, AD को मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पहले हमें AD चाहिए, तो AD को बेस मान लेते हैं। तो जिसको बेस माना जाता है उससे जो खड़ी हुई लाइन होती है परपेंडिकुलर, वो उसकी हाइट होती है उस ट्राइंगल की। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी QE इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है इसको हम यहीं छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसको निकालेंगे जहाँ से हमें BD साइड मिले। क्या मिले हमें, BD साइड। तो BD वाली साइड हमें मिलेगी इस ट्राइंगल से, BDE ट्राइंगल BDE का एरिया निकालेंगे अब हम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस हम क्या लेंगे यहाँ पर BD, या DB भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी हाइट यही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइट यही वाली हाइट हो जाएगी जो पहले जो हाइट थी, यानी QE। हाइट ये क्यों हो जाएगी कि जो अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करते हैं, ऊपर तक बढ़ाते हैं, तो हाइट वो चीज़ होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो QE ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की साइड QE हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमें डिवीज़न पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिखा हुआ है ना, BDE इज इक्वल टू हाफ AD QE अपॉन हाफ BD QE। QE से QE कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, AD अपॉन BD मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर यहीं पर मैं कर देता हूँ अगला पार्ट, क्योंकि अभी जो है हमें इस पूरे पेज की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा कम पड़ सकता है पेज। अगले पेज पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहीं से हमें सारे प्रूफ्स मिलेंगे, इस वजह से। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बार हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे यही वाला। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADE। इसका एरिया निकालेंगे दूसरी बार, लेकिन इस बार जब एरिया निकालेंगे हम, तो इस बार हम बेस मानेंगे AE को, तो हाफ बेस मानेंगे AE को, और हाइट हो जाएगी, जब बेस हमने AE को माना है तो हाइट आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर साइड कौन सी है इसमें, DP। ठीक है, DP हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसी तरीके से हम एरिया लेंगे नीचे वाला कौन सा एरिया लेंगे, DEC वाला एरिया लेंगे, क्योंकि हमें अभी EC साइड चाहिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हमें क्लू मिलेगा एक, तो हमें DEC वाला ट्राइंगल लेना है। उसका एरिया हाफ, उसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, और उसकी हाइट DP ही हो जाएगी। ठीक है, उसकी हाइट अगर यहाँ हम देखें इस साइड को एक्सटेंड करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा उसका, तो इसलिए उसकी हाइट DP हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विल बी इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, DP से DP कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, बचेगा यहाँ पर AE अपॉन EC। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें बच्चों,
तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी होगी तो उस थ्योरम को अभी याद रख लेना है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल होते हैं और सेम बेस पर दो ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया, इन दो ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा। कौन से दो ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये वो थ्योरम बोलती है जो हमने पढ़ी थी कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर एट द सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। दिस विल बी इक्वल टू द थर्ड इक्वेशन। ये हमारी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम देखें तो इसके नीचे भी BDE और इस DCE को भी हम BDE लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं BDE। तो अगर मैं इसको यहीं से रिप्लेस कर देता हूँ हमारा वक्त बचाने के लिए, इस DEC को मैं BDE लिख सकता हूँ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगर कंफ्यूज हो तो रिवाइंड करके इसको देख लेना, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इम्प्लाइज दैट, अब हम आखिरी में क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? बाय 1, 2 एंड 3, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से यहाँ पर AD, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर AD, ये देख लीजिए यहाँ पर AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC के। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। अब मैंने जो है इसी पेज पर करवा दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में इसको देखकर जो है उतार लीजिए और इस थ्योरम को अच्छे से कर लीजिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि रट लो इसको, ठीक है। इस बार आने के बहुत चांसेस है क्योंकि थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या फिर इसका स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में। तो स्टेटमेंट को पढ़कर हमें समझना पड़ेगा कि थेल्स थ्योरम हमें दी हुई है और उसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो। चलिए चलते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट थ्योरम, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या बोलती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ABC मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जहाँ पर B एक राइट एंगल है, तो उसका बेस, उसका जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड जो होता है AC स्क्वायर, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी साइड AC पर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए BD। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, वो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने एक BD लाइन ड्रॉ करी है जो कि परपेंडिकुलर है AC के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम जो है प्रूफ शुरू कर देते हैं। प्रूफ शुरू करने में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। दो चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है? जब भी हम, एक थ्योरम है, जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल से, उसके राइट एंगल से किसी भी हाइपोटेनियस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो दो ट्राइंगल बनाती है वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। और वो दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये बात अगर आप अभी आपको हजम नहीं हो रही, पता नहीं, थोड़ा सा जो है अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस बात को इस टाइप से लिख लीजिए। ये जो दो ट्राइंगल बने, सबसे पहला तो जो हमारा ट्राइंगल बना है, BDC, वो कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होगा हमारे ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल के। एक बात, दूसरी बात, जो ऊपर वाला ट्राइंगल बना है, ऊपर वाला जो ट्राइंगल बना है वो क्या बना है? ADB। तो ADB वाला ट्राइंगल वो सिमिलर होगा इसी बड़े वाले ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल से, ठीक है। अब अभी हमने जो है ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा नहीं है, उसके बेसिक क्लियर नहीं है, वो हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, जो भी इसकी और चीज़ें आने वाली है। लेकिन अभी हमें थ्योरम करनी थी तो बस बेसिक चीज़ अब आप ये समझ लीजिए जो अभी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए काम आने वाली है, वो ये है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है? इनके जो साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, इनका रेशो जो है इक्वल होगा। तो अगर BDC साइड वाले का हम CD वाला साइड अपॉन BC वाला साइड लें अगर, तो वो इक्वल हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के BC साइड
ये BC साइड, बड़े वाले ट्राइंगल का BC साइड अपॉन उसके AC साइड के ये बड़ा साइड, ठीक है। ये चीज़ एक तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर AC डॉट CD AC इंटू CD इज इक्वल टू BC इंटू BC यानी कि BC स्क्वायर। अभी इसको हम इक्वेशन 1 देके यहीं पे छोड़ देते हैं। इसी तरीके से ये दो ट्राइंगल जो सिमिलर हैं ADB और ABC, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हैं, ये वाले ट्राइंगल का AD अपॉन AB, इसका जो है ऊपर वाले ट्राइंगल का AD अपॉन AB इक्वल टू बड़े ट्राइंगल का ये पूरा ट्राइंगल देख सकते हैं आप AB अपॉन AC, ठीक है। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, AD डॉट AC इज इक्वल टू AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से प्लस कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा AC डॉट CD प्लस AD डॉट AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है AC, और यहाँ पर क्या बच रहा है अंदर, CD प्लस AD इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है BC स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ रहा है AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है AC, अब अगर हम CD प्लस AD को देखें गौर से तो हमें क्या दिखेगा, CD, ये CD प्लस AD, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो AC साइड बनेगी, ठीक है। AD और CD को अगर मिलाएंगे तो AC साइड बनेगी। तो हम इसको AC लिख सकते हैं इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर AC इंटू AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और प्रूफ हो चुकी है, प्रूफ्ड। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और अगर कहीं कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत पड़ी हो, तो भी आप 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से आपको आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के आने के चांसेस हैं इस बार, तो इसको कर लीजिए। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो अभी हमने कर ही ली है, उसको कर लीजिए। और कल जो ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा उनको कर लेना, अगर आपको और वक्त बचे, या आपको वैसे तो करना ही पड़ेंगे, उनको कर लेना। तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा ट्राइंगल के लिए। तो अभी ये 2 थ्योरम हमने कराई है, वक्त कम था इस वजह से। और उसके अलावा अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस वगैरह में, तो वो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करवाए थे, ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव था मॉड का फार्मूला। तो मॉड का फार्मूला था L प्लस F1 प्लस आ गया था उसमें ना, और नीचे भी 2F1 प्लस F2 प्लस F3, तो प्लस आ गया था, जबकि मॉड के फार्मूले में माइनस होता है। तो वहाँ पर जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको मैंने ट्रू करवा दिया था, तो आप उसको फॉल्स कर लेना। मॉड का जो फार्मूला होता है उनमें यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर F1 प्लस F2 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F2 माइनस F3, इस टाइप से जो है F0 सॉरी, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसके अलावा भी पुरानी वीडियोज़ में भी कुछ बीच में एरर्स हैं, ठीक है, तो वो फ्लोलेसली उनको पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से एरर्स आ जाते हैं बीच में, तो उनको भी आप करेक्ट कर लेना। बच्चों ने कमेंट्स करे हैं नीचे, ठीक है। तो अभी की वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी रिक्वेस्ट हो, कुछ भी कमेंट हो, आप कमेंट में डालिए। पॉसिबल होगा तो कमेंट में उसका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, और अगर पॉसिबल होगा तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे। अब कल हम जो है, सबसे पहली मेरी प्लानिंग यही है कि ट्राइंगल चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस हम कर लेंगे, फिर उसके बाद सर्कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेंगे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी कीजिए, कल से 3 दिन और बाकी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन बैंक है वो अच्छे से सॉल्व कर ही लिया होगा, जिन बच्चों को मैंने बोला था करने के लिए। उसके अलावा अगर आपने कर लिया है तो
3 सेट जो मैंने बताए थे उनको 3 दिन में अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।